नमस्कार, तेजस्विनी में आप सभी का स्वागत है। जब शब्द अपने होने लगें, वो हंसने लगें, रोने लगें, जब दुख और व्यथा उनमें बहने लगे, जब शब्द कुछ कहने लगें, तब कविता हो जाती है और व्यक्ति कवि हो जाता है। हमारी आज की तेजस्विनी भी कुछ ऐसी ही हैं, जानी मानी कवयित्री और प्रतिष्ठित लेखिका गगन गिल। आधुनिक हिंदी कविता का जिक्र तब तक पूरा नहीं होता जब तक इसमें गगन गिल का शुमार न किया जाए। आधुनिक हिंदी कविता की पहली कतार की कवि गगन गिल की प्रमुख रचनाओं में 4 कविता संग्रह एक दिन लौटेगी लड़की शहर की मध्यम वर्गीय लड़कियों पर लिखी गई उनकी कविता की शुरुआत थी। अंधेरे में बुद्ध व्यक्तिवाद की ओर ले जाती है तो ये आकांक्षा समय नहीं प्रेम को संपूर्णता से देखती है। थपक थपक दिल को आधुनिक मॉडर्न आर्ट की संज्ञा दी जाती है। गगन गिल की तरह आधुनिक हिंदी कविता का फैलाव कम देखने को मिलता है। अंग्रेजी साहित्य में मास्टर्स करने के बावजूद गगन ने हिंदी साहित्य को ही अपनाया और 1 दशक से भी अधिक समय तक पत्रकारिता करने के बाद अपने आप को अंततः हिंदी साहित्य को समर्पित कर दिया। गगन गिल की रचनाएं आज कई इंग्लिश, अमेरिकन और जर्मन यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ाई जाती हैं। हिंदी के श्रेष्ठ यात्रा संस्मरणों में से एक आवाक की लेखिका गगन गिल हैं हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए मुलाकात करते हैं अपने ही रचना संसार में रची बसी ठहरी गगन गिल। बहुत बहुत स्वागत है गगन जी आपका। कैसे डिफाइन करती हैं आप अपने आप को? कौन है गगन गिल? ये पता होता तो बात ही क्या थी। कुछ तो पता होगा। नहीं, रोज रोज बदलती हूँ। किसी ने कहा है हाथों में पता नहीं रबड़ है कि पेंसिल है, जितना भी लिखता हूँ उतना ही मिटता है। क्या बात है। तो क्या इसी को ही कविता होना कहते हैं? आपके मन की जो कविता है क्या वो ऐसी है? कभी लिखी जाती है, कभी मिटती है, कभी दिखती है, कभी नहीं दिखती है? ऐसा होता है। और कुछ ये भी कि कवि आदमी हमेशा नहीं होता। अच्छा। कवि होने के लिए अगर कोई बहुत एक ही संसार में रह सके हाँ। तो उसको बड़ा साधना पड़ेगा। ये जो इंटेलिजेंस है जिसमें हम इतना पढ़ते हैं, इतना जिज्ञासु रहते हैं, कितनी कितनी तरह की चीज़ें जानना चाहते हैं, इतिहास है, हमारा परंपरा है, और अगर यात्राएं करने का शौक है तो यात्राएं हैं। तो इन सब को जानने में भी तो जो एजुकेशन है हमारी, लिखने का काम है, वो इन सब चीज़ों को लिखने के माध्यम से अपनी अपनी तरह से समझता है। तो मुझे लगता है कि जब हम यात्रा वृतांत लिखते हैं तो एक व्यक्ति है, कविता लिखते हैं दूसरा है, पाठक बनते हैं तीसरा है, और सोने चले जाते हैं तो एक है, उठते हैं तो दूसरा है। तो आप जैसे कह रही हैं कि कवि हर वक्त कवि नहीं होता, लेकिन जब कविता होती है तो वो कवि होता है। आपके मुताबिक कविता होना या कविता कहना क्या है? गगन गिल उसको कैसे समराइज करती? किसी गूंज में से निकलना चाहिए। कविता को किसी गूंगी सी जगह में से आना चाहिए। अच्छा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कविता को लिखने से पहले ही पता हो कि उसको क्या कहना है या कहाँ जाना है या उसका बयान क्या होने वाला। जब तक वो हर बार एक गूंगी जगह से बाहर नहीं आएगी, बिल्कुल जैसे डूबते में से ऊपर आना है, जब तक इस तरह से अपने अशब्द संसार में से शब्द की तरफ नहीं आएगी, वो अपने को दोहराएगी। और अपने को ही नहीं, जो उसने पढ़ा है, जो उसके सबकॉन्शियस में बसा है, वो उसी को दोहराएगी। जो मुझे लगता है कि कविता का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आप अपनी परंपरा से भी जुड़े रहें, और पतंग की तरह है, आप अपने जो भी आपके संस्कार में रचे बसे लोग हैं, टैगोर हैं, मारिना स्वेताएवा हैं, जो भी किसी के भी प्रिय कवि हैं जिनसे उसका मानस बनता है, मानस कुछ चीज़ों से बनता है, और
अनुभव दूसरी चीज़ों से बनता, और उस अनुभव में से भी कविता तक आते आते, कविता कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उसको हम बहुत ज्ञान के साथ छू सके, बिल्कुल, और ऐसी भी नहीं है कि बिल्कुल अज्ञानी होकर लिखने लग जाएं कि हमसे पहले तो किसी ने लिखी ना होगी। तो ये टाइट रोप पे चलने जैसा है जी, कि मेरी स्मृति में सब रहना चाहिए, सब अच्छी कविताएं रहनी चाहिए, और मेरी स्मृति मुझे लिखवाने से ज़्यादा ये डांटती रहे कि ये तुम अपनी नहीं लिख रही हो, ये तो किसी दूसरे की लिख रही हो। क्योंकि जो मन में बसी हैं हमारे प्रिय कवियों की कविताएं, वो उनका ऐसा असर होता है कि अपनी लाइन ढूंढने में बहुत समय लग जाता है। जी। गगन जी, आपका तो नाम ही गगन है मतलब आसमान में, आसमान ही आसमान, आसमान में उड़ने वाला। बताइए कुछ अपने बचपन के बारे में। आपकी माता जी प्रिंसिपल थी, पिताजी काफ़ी गुरबानी के विद्वान थे। कैसा माहौल था घर में, और क्या उस वक्त गगन आज वाली गगन थी या गगन कुछ और थी? और मेरे पिताजी होते, अभी तो वो नहीं है, वो होते तो शायद बहुत खुश होते। अच्छा। और इसलिए नहीं कि मैं लिखने लगी हूँ या कुछ करती रहती हूँ, वो इसलिए खुश होते कि ये मेरी बिटिया अभी भी वैसी ही है जैसी ये तब थी। क्योंकि तब भी सब लोग घर में मुझे पोथी कहते थे। अच्छा, कविता किताबें पढ़ती रहती थी। अच्छा। तो जो किताब बचपन में पढ़ते थे वो बड़े बड़े अक्षरों वाली किताबें होती थी। हाँ। तो उससे लगता था कि मैं छोटी हूँ और मेरी पोथी बड़ी है। तो शायद उनको खुशी होती कि ये अभी भी वैसी ही है। तो फिर कैसे मतलब सिलसिला आगे निकला? आप पढ़ने गई, आप विदेश पढ़ी, और फिर धीरे धीरे ये साहित्य की तरफ जो रुझान और झुकाव होता चला गया, उसकी यात्रा किस प्रकार की रही? मुझे लगता है कि जो लोग भी लिखते हैं, हाँ, वो अपने सांस में कोई कांच लेकर पैदा होते हैं। मतलब इतना मुश्किल काम मुश्किल है। और वो कुछ भी लिखें, कविता लिखें, गद्य लिखें, वो जो कांच लेकर पैदा होते हैं उसी को ही निकालते रहते हैं, वो निकलने में नहीं आता। ये सांस का कांच है, ये कोई रक्त का, हड्डी का, मांस का कांच नहीं है। कबीर को आप देख लीजिए, मतलब कवि की मुश्किल ये है कि वो उड़ना चाहता, और कविता की मुश्किल ये है कि वो उसको नीचे लाना चाहती। जो भी उड़ान आप ले रहे हैं, जैसे ही आपने उसको शब्द इस धरती की चीज़ है, बिल्कुल, जैसे ही शब्द में बंधेगी कविता को नीचे आना ही पड़ेगा। और नीचे आ गई, वो छपे या ना छपे, लेकिन उसका एक समुदाय बनेगा। तो गगन जी, क्या मतलब शुरू से यही था आपको कि मैं शब्दों के बीच में ही मुझे रहना है, उड़ान तो भरनी है लेकिन रहना ज़मीन पर है? क्या ये शुरू से ही था, या कुछ और आप बनना चाहती थी, कुछ और सपने देखती थी, जैसे कि हर एक लड़की उस उम्र की देखती है, उस तरह के सपने देखती है? क्या वो सारी चीज़ें थी आपके साथ? नहीं, ऐसा तो नहीं था। जब मैंने नौकरी की शुरुआत करनी थी तो मेरी माँ प्रिंसिपल थी। तो एक सहज चुनाव ये होता कि घर में सब लोग पढ़ाते हैं, पढ़ाने वालों का परिवार है, तो मेरी बहनें भी अध्यापन में हैं। अच्छा। तो ऐसे लगता था कि शायद ये लड़की भी करेगी, अध्यापन करेगी। तो मुझे लगा कि मैं शब्दों के साथ तो रहना चाहती हूँ, लेकिन उनकी आवाज़ नहीं सुनना चाहती, बोलना नहीं चाहती। कुछ कुछ चलता रहे, मन में चलता रहे, लिखती रहूं लेकिन बोलो नहीं। तो फिर मैं दूसरा काम जर्नलिज्म का ही कर सकती थी। और मुझे लगता है मैं बड़ी सौभाग्यशाली थी कि शुरू में ही साहित्य संपादन में ही रही थी। तो सब एडिटर, जब वामा में थी, पहली नौकरी थी तो सब एडिटर थी। लेकिन सब एडिटर जब तक मैं बनी,
उस समय तक मैं कविताएं लिख भी रही थी, प्रकाशित भी हो चुकी थी। तो जो मेरी संपादक थी उन्हें जैसे काम बांटना था, तो उनको लगा कि ये लड़की साहित्य को ठीक से संभाल लेगी। तो तब से मतलब पहला काम ही साहित्य संपादन का मिला। हाँ। और उसके बाद अगर नौकरी करते हुए किया तो भी साहित्य संपादन, अपने शौक से किया तो भी, अच्छा, लेकिन प्रोजेक्ट आपने लेकर किया पढ़ाई तो वढ़ाई भी। तो आपकी सारी अंग्रेजी साहित्य में हुई, तो मतलब हिंदी की तरफ ये रुझान किस तरह से आया और कहाँ से आया? मतलब बीज कहाँ से पड़ा कि हिंदी में करना है मुझे काम? लगता है कि हम कुछ भी हो जाए, अगर हम भाषा में काम करना, अगर मैं साइंटिस्ट होती तो मैं अंग्रेजी में रहती, क्योंकि हालांकि जापान में गई तो देखा मैंने बड़े बड़े डॉक्टर्स, साइंटिस्ट जापानी भाषा में करते, लेकिन हमारे यहाँ तो साइंस की पढ़ाई अंग्रेजी में होती। बिल्कुल। मुझे लगा कि अगर मुझे लिखने मतलब मन से जुड़ा हुआ कोई काम करना, तब भाषा कोई सिर्फ वाक्य विन्यास नहीं है, भाषा की तह पर एक अंडरकरेंट भी चलता रहता। तो जो भाषा की स्मृति है, अगर भारतीय हूँ, अगर मेरे पिता संस्कृत के विद्वान ना होते, हाँ। तो शायद मेरे अंदर भारतीय स्मृति इतनी ना होती। आप देखिए बच्चे कितने अंग्रेज हैं। बिल्कुल। और मैं विदेश में रही हूँ, लंबा समय रही हूँ, जाती आती रहती हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो भी भारतीयता की जगह थी वो अपनी ही भाषा में बात करती है मुझसे। तो ये नहीं कि मुझे किसी भाषा को चुनना है, मुझे ये भी तो देखना है कि कौन सी भाषा वापस मुझसे बात करती है। तो वो हिंदी में पंजाबी में भी नहीं करती थी। ऐसा नहीं कि अंग्रेजी में नहीं लिखा तो पंजाबी में लिख लेती। मुझे लगता है कि एक ही भाषा आती थी, वो हिंदी आती थी। जी, और हिंदी की सेवा की और रचना अपना कर्म किया और कर रही हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हमारे साथ हिंदी की प्रतिष्ठित कवयित्री और लेखिका मौजूद हैं, गगन गिल हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं तेजस्विनी में। तेजस्विनी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ गगन गिल हैं और अपने रचना संसार, साहित्य सृजन के बारे में हम बात कर रहे हैं। गगन जी, फिर ये सिलसिला चल निकला, लेकिन आपने फिर वो नौकरी वोकरी सब छोड़ दी। आपने कहा मुझे कविता करनी है और मुझे अपना कुछ साहित्य रचना है, गुनना है, और आपने वो छोड़ दिया। क्या वो एक मुश्किल डिसीजन था या आपको लग रहा था कि मैं इस बूते भी रह सकती हूँ? मैंने लिखने के लिए नहीं छोड़ा था। अच्छा। ये तो बड़ा दम्भ होगा कि कोई कहे मैं लिखने के लिए छोड़ रहा हूं। क्यों छोड़ा फिर आपने? मुझे अपने जीवन में भाषा के साथ संबंध में ही अपने होने का अर्थ मिलता था। छोड़ा इसलिए कि मैं धीरे धीरे इतने लंबे समय, और फिर धीरे धीरे मेरी नौकरी हाई प्रोफाइल होती चली गई। और ऐसे दिन होते थे जब मुझे घर लौटने में आधी रात हो जाती। जिस दिन मुझे अपने साहित्य के पेजेस रिलीज़ करने होते थे, आधी रात होती थी। दफ्तर की गाड़ी छोड़ने जाती थी। तो ये जो दो तरह का दबाव था, नौकरी करनी है तो परफेक्ट करनी है, उसको अच्छे से करना है, और कुछ ये कि क्योंकि साहित्य संपादन कर रही थी तो अक्सर सिर पकड़ के बैठी रहती थी कि क्या लिखा है। तो कुछ द्वंद्व सा था कि क्या मेरा जीवन इतनी बुरी रचनाएं पढ़ने में और उनको छांटने में निकल जाएगा कि क्या मैं कभी भी पूरी किताब भी नहीं पढ़ पाऊंगी। और जब नौकरी छोड़ी, हार्वर्ड से लौटकर आई, तो मौका था कि अभी छोड़ सकती हूँ जी। तो छोड़ी इसलिए कि अभी 2-4 साल अपने कमाए हुए पैसे पे रह सकती हूँ। अच्छा। तो वो एक ट्रायल की तरह से छोड़ी थी कि अपने साथ रह के, ज़्यादातर तो ये है कि हम अपने साथ नहीं रह सकते, तो लगता है चलो बाहर चलें, कुछ काम करके आए, काम करते हुए दिखें। तो मुझे लगा कि शायद मैं ये इतना सा एडवेंचर कर सकती हूँ कि अपने साथ रह के देखूँ। पर वो जो 3-4 साल में अभ्यास हुआ और प्रोजेक्ट भी मिल गए, क्योंकि एक अच्छा खासा
ठप्पा लग चुका था। जी, तो कहने का मतलब ये कि कविता की वो जो गाड़ी है, वो जो सफ़र है, वो चल निकला। तो अगर चल निकला तो उस वक्त जो कविता मन के बहुत करीब से निकली, जब अपने होने का एहसास उस कविता के माध्यम से नजर आया, वो कौन सी थी और क्या उसकी दो पंक्तियां हम सुन सकते हैं? ये तो आपने बड़ी मुश्किल में डाला, लेकिन मुझे एक कविता की बस 2 ही पंक्तियां, वो काफ़ी लंबी चलती है, लड़कियों को याद है, मुझे नहीं याद है। अच्छा। यह लड़की जब उदास होगी क्या सोचेगी, आज नहीं, कल नहीं, बरसों बाद। ये लड़की जब उदास होगी क्या सोचेगी भला। शायद ये सोचे कोई अनकिए काम को, शायद कुछ इस तरह से वो चलती चली चलती जाती है। आपकी जो लड़कियां हैं वो बिल्कुल अबोले उसमें नज़र आती हैं, उनकी एक दुनिया में नज़र आती हैं। वो एक बहुत ही सख्त ज़मीन पर खड़ी हुई लड़कियां। ये जो आपकी कविता में लड़कियां आती हैं, ये कहाँ से आती हैं? क्या उसमें आप शामिल हैं? बिल्कुल हूँ, वो मैं ही हूँ। कमज़ोर हूँ तो भी मैं हूँ, और मजबूत हूँ तो भी मैं हूँ। कोई दूसरा नहीं है। लेकिन जो भी है, आखिर उसको आलोचकों और पाठकों को ही तय करना है कि कौन है वो। अगर वो इतनी सीधी सादी मैं ही हूँ तो फिर लिखने का क्या मतलब है। लिखने का मतलब दोनों तरह से आना जाना है, कॉम्प्लेक्सिटी को भी पकड़ना है और सरलीकृत हो सके पढ़ने वाले के अनुभव में, ये भी देखना। जी, अक्सर गगन जी ये कहा जाता है कि लेखन तो लेखन होता है, स्त्री लेखन भला क्या चीज़ है? आपको लगता है स्त्री लेखन कोई चीज़ है, कुछ है, वाकई वो अलग होता है, या वो सिर्फ लेखन ही होता है? नहीं, मैं इस चीज़ में बहुत फंस जाती हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि लेखन लेखन ही होता है ना। अगर हम इसको इस तरह से बांट कर देखें, बिल्कुल, कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, तो फिर जो बच्चों का लेखन है, फिर उसको क्या कहेंगे? उसको कौन? बच्चा तो अपना लेखन नहीं कर सकता, उसका लेखन तो कोई बड़ा ही करता है। तो लेखन में जेंडर नहीं है, लेकिन लेखन अगर अपने जेंडर को ट्रांसेंड कर जाए तो ये बड़ी उपलब्धि। मैं जब किसी लेखक को पढ़ूं तो उसकी राइटिंग को मुझे ये नहीं याद दिलाना चाहिए कि मैं स्त्री हूँ, या मैं दलित हूँ, या मैं कुछ और हूँ, भारतीय। हाँ, बिल्कुल। उसको मेरी मतलब राइटर की आइडेंटिटी तो छोड़ दीजिए, उसको मेरे पाठक होने की आइडेंटिटी को भी सरलीकृत नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी की कॉम्प्लेक्सिटी इतनी विशाल है, उसी को ही तो हम समझते हैं। जी गगन जी, एक व्यक्तित्व जब बनता है तो बहुत सारी चीज़ों से बनता है। गगन गिल को जब हम देखते हैं तो निर्मल वर्मा की बात हम छोड़ नहीं सकते। किस प्रकार से आपकी स्मृतियों में वो हैं, और किस प्रकार से कुछ काम भी है जो कि आपने आगे बढ़ाया है? मुझे लगता है कि निर्मल जी की कॉपीराइट होल्डर होने के ना, मैं व्यक्तिगत क्षेत्र में तो नहीं जाना चाहती जी। कि मेरे पति थे और कितने बड़े व्यक्ति थे, लेकिन मैं समझती हूँ उनके कॉपीराइट होल्डर होने के नाते और उनका सब कागज़ मेरे पास होने के नाते, और मैं क्योंकि खुद लेखक हूँ, इसके नाते मेरा इतनी जिम्मेदारी तो हिंदी समाज के प्रति और भारतीय समाज के प्रति है कि उनकी कोई चीज़ आउट ऑफ प्रिंट हो तो वो हो, अच्छे ढंग से एडिटेड चीज़ें हों। अभी जब निर्मल जी नहीं रहे थे तो उसके बाद उनके अनुवाद बिखरे हुए थे, कुछ सर्कुलेशन में थे, कुछ नहीं थे। उनकी अपनी राइटिंग तो अच्छे से थी, दूसरी चीज़ें नहीं थी। तो उस समय फिर मैंने उनके सब अनुवाद इकट्ठे किए, वो
वाणी प्रकाशन से 11 टाइटल्स आए उसके, कुछ और चीज़ें जो आउट ऑफ सर्कुलेशन थी वो आई। और निर्मल जी की जो डॉक्यूमेंट्रीज थी, अब हर पाठक तो डॉक्यूमेंट्री नहीं देख पाता, कुछ चीज़ें मैंने यूट्यूब पर डाली, लेकिन फिर जो डॉक्यूमेंट्रीज थी उनको ट्रांसक्राइब करके उनके इंटरव्यूज़ वगैरह को एडिट किया। कुछ पत्रों की किताबें आईं 3-4। और हमेशा तो लग के मैं निर्मल जी का काम नहीं कर पाती, क्योंकि आज 11 साल के बाद भी उनके कागज़ों को छूने से मुझे काफ़ी पेन में से गुज़रना पड़ता। पर ये एक विचित्र सा संबंध है कि कभी किसी और चीज़ को छूने का मन नहीं करता, सिर्फ उन्हीं के कागज़ छूने को मन करता। जब उस अवस्था में होती हूँ तो फिर उनकी एक के बाद एक किताबें संपादित करती हूँ। और जब मुझे लगता है कि नहीं, इसमें मैं किसी ऐसी चीज़ में से गुजरती हूँ ये मुझे डुबो देगा, फिर मैं उसको छोड़ देती हूँ। फिर मैं महीनों महीनों उस कमरे में से भी नहीं गुजरती। जी, आपने अवाक लिखी आप, और काफ़ी मकबूल वो रही। आप यायावर हैं, आप मन से, आपको यात्राएं करना बहुत पसंद है। क्या अब जीवन में और कौन सी ऐसी यात्राएं हैं जिन पर आप जाना चाहती हैं और अवाक जैसी रचनाएं पाठकों को देना चाहती हैं? निर्मल जी अगर हो इस समय आसपास तो वो यही कहेंगे कि मत बताओ मत बताओ। वो बहुत वहम करते थे कि किसी चीज़ पर काम कर रहे हो तो ना बताया जाए। अच्छा। लेकिन मैं अभी पिछले दिनों टर्की गई थी। अच्छा। तो चल रहा है कुछ पक रहा है, पक कुछ रहा है। कच्चा है अभी। तो गगन जी ये बताइए कि अब आप तो कह रही हैं कि आप बताएंगी नहीं आप क्या कुछ करें, लेकिन फिर भी ज़िंदगी में अभी और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे रास्ते हैं, कौन सी ऐसी अभी हमारी उम्र ही क्या हुई। तभी तो मैं कह रही हूँ, मैं अभी कह कौन रही सी हूँ ऐसी कि चीज़ें देखिए जो अभी शाम होनी है? ढलना शुरू हो गई है। हाँ। आदमी शायद इसीलिए बार बार जन्म लेता है कि ना उसकी इच्छा खत्म होती है ना उसके काम खत्म होते। तो लेकिन इस बार जब मैं टर्की गई और बड़ी अलग अलग तरह के लैंडस्केप्स देखे तो कुछ अलौकिक सी चीज़ हुई। एक जो मनुष्य होने की कृतज्ञता होती है कि अच्छा, अगर कोई सचमुच ईश्वर बनाता है तो इस तरह से बनाता है कि कहीं वो ज्वालामुखी में से चट्टान निकलती है, कहीं एकदम सपाट हो जाता है, कहीं फलों के पेड़ लगे हुए। तो इस बार मुझे लगा कि उतना ही संसार है हमारा जितना हमने अपनी आँखों से देख लिया। तो मुझे, आपको और शायद मेरे पाठकों को बहुत बुरा लगेगा कि मुझे लिखने से भी ज़्यादा मरने से पहले यात्राएं करने की बहुत इच्छा है कि जितना हो सके देख लूं। हाँ, तो हमें उम्मीद है और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप ढेरों यात्राएं करें और अपने जो यात्राओं के जो भी संस्मरण है वो अपने पाठकों तक, हिंदी के पाठकों को उपलब्ध कराएं और आपके पाठक वाकई शुक्रगुजार होंगे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद गगन गिल, हमसे बात करने के लिए और अपना टाइम स्पेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो ये थी हमारी आज की तेजस्विनी गगन गिल। अगले हफ्ते एक नई शख्सियत, एक नए व्यक्तित्व से आपका परिचय कराएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।